हमारे मुल्क के में एनएफसी अवार्ड को जो फॉर्मूला है वो 82% पॉपुलेशन बेस है कि उसका वेटेज जो है वो फॉर्मूले का 82% पॉपुलेशन है। मैं ये फरमा रहा था, ये कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि अगर बलूचिस्तान जो कि हमारा सबसे छोटा सूबा है उसको अगर पंजाब जितनी आमदनी चाहिए तो उसको अपनी पॉपुलेशन पंजाब जितनी करनी पड़ेगी, लगे पड़े में करने में आबादी पंजाब जितनी, पैसे ज़्यादा चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। मैं 2 सालों से ये प्रपोज कर रहा हूं कि हमें हमारे नेबरिंग कंट्री में नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन की जो वेटेज है वो 17% है। वो सिर्फ 17% पैसे पॉपुलेशन बेस पे देते हैं और रेस्ट ऑल जो है वो रेवेन्यू पे और बैकवर्डनेस पे और इनकम पे और दूसरी चीज़ों पे। हम 82% पॉपुलेशन पे दे रहे हैं। नाउ मेरी सर गुजारिश इस ऐवान से है, पाकिस्तान से आए हुए तमाम एक एक कोने के नुमाइंदों से है कि अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो पाकिस्तान में आप कैसा भी बजट ले आएं, कैसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, वो ठीक नहीं होगी। और हमारी प्रपोजल ये है कि आप चलें उसको यकसर ख़त्म ना करें, आप उस 82 को 50% पॉपुलेशन पे रखें और 32% आप जो है वो रिवर्स इंसेंटिव दें, रिवर्स पॉपुलेशन पे इंसेंटिव दें। जो सूबा अपनी पॉपुलेशन को ब्रेक लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसमें इंसेंटिव्स के लिए 32% उसको पैसे दिए जाएं। सर दूसरी बात, कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो वो 18% जो वो टैक्स रखा हुआ था। मैं वफाकी वजीर ख़जाना साहब को, वजीर आज़म पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम 2 सालों से ये बात कह रहे हैं और शायद उससे पहले से कही जा रही होगी बात कि कॉन्ट्रसेप्टिव्स पे जो है वो जीएसटी जो है वो सेल टैक्स 0 किया जाए। और इस साल बजट में ये प्रपोज कर दिया गया है कि कॉन्ट्रसेप्टिव पे जो है वो 0% टैक्स होगा। ना इसका जो इम्पैक्ट आना है पॉपुलेशन कंट्रोल पे, यू विल बी सरप्राइज सर के तकरीबन 1.5 मिलियन बच्चों की पैदाइश में कमी वाक़ होगी। ये अगर हम आज 6.6 और 7 मिलियन है हर साल, तो ये 1.5 और 1.6 मिलियन बच्चों की ये लो हैंगिंग फ्रूट है। ये कम हो जाएगी पैदाइश और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। सर इसी हवाले से मैं जो हमारा काम है अवेयरनेस का, गवर्नमेंट के कामों की बात करूं कि हम अवेयरनेस दें लोगों को। अब इसमें ये गलती रही है माजी में कि हम हमेशा पैदाइश को, बच्चों की बर्थ को, इंसानों को हमने रिस्क से जोड़ने की कोशिश की है। रिस्क से जोड़ना, इस बात पे बड़ी हमें तनकीद मिली और सही मिली तनकीद। रिलीजियस हलकों से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसका जो है बैकफायर आया कि रिस्क देने का वादा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, अपने कुरान में हर नफ्स को रिस्क का वादा अल्लाह ने कर रखा है। इसका रिस्क को रिस्क से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको इंसानी जानों से हम ये बात कर रहे हैं कि उसी किताब में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। ये जो 11,000 माओं की डेथ हो रही, क्यों डेथ हो रही है? उन माओं में बच्चे पैदा करने की सकत नहीं है और वो बच्चे पैदा कर रही हैं, इसलिए उनकी डेथ हो रही है। तो अगर हम इन 11,000 माओं को बचाएंगे तो हम इंसानियत को बचाएंगे, और जो कि दुनिया में कहीं भी इस नंबर्स पे नहीं। तो हमने एक कैंपेन पूरी, और मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं सर इस हवाले से। और वज़ीर आज़म फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर वॉज काइंड इनफ, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर ये नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, ये NPSP ये हमने तरतीब दी है, हमने रोड मैप बनाया है। पाकिस्तान में नेशनल स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का हमने एक रोड मैप बनाया है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारा साथ दिया है और हम फाइनेंस मिनिस्टर का इस हवाले से शुक्रिया अदा करते हैं। सर इसका जो दूसरा पहलू है कि अब ये पैसे इस मुल्क में खर्च कैसे करने हैं, मैं बहुत माजरत के साथ
यहाँ पर वुज़रा भी हैं, मेरे कुलीग्स हैं, यहाँ ये पूरा निज़ाम है। मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क के आज का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे, आप लोगों के डोर स्टेप तक इख्तियारात, वसाइल और उनके मसाइल का हल नहीं पहुँचा सकते। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? हमने इस बजट में जो कि तकरीबन 18,700 अरब रुपए का ये जो बजट है, साइज है 18 ट्रिलियन, 18.7 ट्रिलियन, इसमें से 8,848 अरब रुपए हम सूबों को दे रहे हैं डिविजिबल पूल में। ये 8,848 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, हम 4 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, जिनको हम वुज़रा आला कहते हैं। इन 4 इंडिविजुअल्स को ये 8,848 अरब रुपए हम दे रहे हैं। इसके आगे का कोई निज़ाम नहीं है। अब इन 4 इंडिविजुअल्स पर है कि वो ये 8,848 अरब रुपए एक जगह दे दें किसी को, या किसी को 8 रुपए भी ना दें। उनके आगे का निज़ाम, बंटवारे का निज़ाम नहीं बना। NFC अवार्ड में पैसे जा रहे हैं, सूबों के पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा नहीं हो रहा, तो इख्तियारात और वसाइल ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। सर, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। आज अगर हम इस निज़ाम में सारे ये पार्लियामेंट हाउसेज मिलाकर, MP, MNA, सेनेटर मिलाकर, अगर मुल्क में 1200 ऑफिसेज हैं, तो अगर ये इस मुल्क में डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता तो इस मुल्क में तकरीबन 1,80,000 ऑफिसेज होते। हम 1200 ऑफिसेज से लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते। ये 8,848 अरब रुपए, ये इसका ट्रिकल डाउन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और सर, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2000, सबसे पहले 2006, सबसे पहले 1999 में जब ये चुंगी टैक्स लिया जाता था, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के पास बिजनेसमैन पहुंचे और कहा कि ये हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, आप हमें GST में एक यकमुश्त हमसे पैसे ले लें। 2.25% जो है वो GST का फिक्स कर दिया गया कि वो जिला ऑक्ट्राय टैक्स में वो बांटे जाएंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स को जाएंगे। 2000 वो मिलने लगा। 2006 में उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि नहीं, ये GST का 1/6 ऑफ द GST होगा, हम 1/6 ऑफ द GST डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को देंगे। वो चलने लगा। 2010 में जब 7वें NFC अवार्ड की बारी आई, तो सारे सूबे जो है मिलकर वफाक के पास आए और उन्होंने कहा, ये जो आप GST की मद में, ये जो आप OZT को पैसे दे, OZT की GST 1/6 देते हैं, ये पैसे आप NFC अवार्ड में डाल दें, हम जाके डिस्ट्रिक्ट्स को बांट देंगे। वो दिन है और आज का दिन है। वो पैसा जो कि GST का है, डिस्ट्रिक्ट का है, OZT का है, NFC अवार्ड में दिया जा रहा है, वो दिन है और आज का दिन है। डिस्ट्रिक्ट को ये पैसे नहीं मिल रहे। अगर पिछला जो साल गुजरा है, अगर ये निज़ाम चल रहा होता तो सिर्फ कराची को वफाक से 260 अरब रुपए मिलते। 200 अरब रुपए पोर्ट पर सेस के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कराची का पड़ा हुआ नहीं मिलता। और इसी तरह अगर प्रोविंशियल PSDP में कराची का शेयर हो तो कराची पूरे सूबे की आबादी का 38% है। 38% 1000 अरब रुपए की PSDP है, उसका 38% मिलता, 800 अरब रुपए मिलते सर। हैदराबाद को 200 अरब रुपए मिलते, ये सर नहीं मिल रहे। मेरी वे फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। नंबर 1 सर, इस मुल्क का निज़ाम आम आदमी तक ट्रिकल डाउन, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं इंटेंशन को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा लोगों पे। आप जब तक इस निज़ाम को डिवॉल्व नहीं करेंगे, जब तक ये निज़ाम लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा, तो मेरी दोबारा इस ऐवान से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये नहीं देखें कि क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। हमने एक आईनी तरमीम मूव कर रखी है जो कि आर्टिकल 140A की आईनी तरमीम है। उस आईनी तरमीम को ठंडे दिल से उस पर सोचा जाए, देखा जाए और उसके ऊपर वो है वे फॉरवर्ड, वो है पेनेसिया इस मुल्क के बदहाल निज़ाम को, गवर्नेंस के निज़ाम को लोगों के डोर स्टेप पर लेके जाने वाला वो सर निज़ाम है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ इस वक्त सर
एक रोड बन रही है सक्खर टू हैदराबाद। ये हम जब स्टैंडिंग कमेटी में थे, ये सर सक्खर से हैदराबाद की रोड नहीं है, ये सक्खर से कराची की रोड होनी चाहिए। इजाज भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी भी हमने एग्री कर रखा है। ये किसी के कराची हैदराबाद मोटरवे भी, वो मोटरवे नहीं है, वो तो एक्सप्रेस वे। और ये रोड शुरू होती है कराची पोर्ट के गेट से, कराची के सी पोर्ट के गेट से शुरू होती है और पेशावर तक जाती है। मिसिंग लिंक आपको पता है, हैदराबाद सक्खर मिसिंग लिंक। ये हैदराबाद सक्खर मिसिंग लिंक नहीं है, ये सक्खर से कराची तक की मिसिंग लिंक है ये सर। और ये जो नॉर्दर्न बाईपास है कराची का, जहां पर ट्रैफिक नहीं जाता, जो हैवी ट्रैफिक के लिए रात में 9 बजे सर आप कराची के आप रहते हैं, आपको पता है कि पूरा फेडरल एरिया, पूरा लियाकताबाद, पूरा वाटर पंप, सारा सब ये नाज़िमाबाद रात के 9 बजे हजारों ट्रॉलर जो है वो अंदर शहर के अंदर घूम रहे होते हैं, पूरे शहर का ट्रैफिक जो है वो जैम होता है। तो ये डुअल इन रोड्स को कराची की पोर्ट से लेकर सक्खर तक को इंक्लूड किया जाए और सिर्फ हैदराबाद सक्खर ना कहा जाए इसको, नंबर 1। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कराची का, सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे 2-3 मिनट। K4 के नाम से सर एक प्रोजेक्ट है, कई सालों से चल रहा है, मेरे जमाने में कंसीव हुआ वो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। एक बहुत अजीब बात सुनने में आ रही है, K4 जो है सर 300 अरब रुपए तकरीबन लगाकर कराची तक 260 मिलियन गैलन पानी पहुंचेगा। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, कराची तक, कराची से ये पानी लियारी नहीं जा सकता, डिफेंस नहीं जा सकता, बल्दिया नहीं जा सकता, औरंगी नाज़िमाबाद फेडरल एरिया नहीं जा सकता। वहां तक ले जाने के लिए हमें ऑगमेंटेशन, हमें इंटरनल लाइनें डालनी पड़ेंगी। अभी सुनने में बात ये आई है कि उस ऑगमेंटेशन के बगैर जो मौजूदा पहले की पानी की लाइनें, उसी में पानी डाल देंगे 260 मिलियन गैलन, तो उस लाइनों में तो कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि पानी फिर कराची वालों तक नहीं पहुंचेगा। K4 कंप्लीट होने के बाद भी वो पानी फिर टैंकरों में बिखरा होगा। मैं सर आपके जरिए जो है वो ये यहाँ पर इस फोरम पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात ज़्यादा करने का माहौल नहीं है, सुनी नहीं जाती ज़्यादा बात, तो मैं इस फोरम का जो है वो मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। मैं सर अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ इस बात पे कि सर ये जो ईरान अमेरिका की जंग में अल्लाह ताला ने अमन कायम करवा दिया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा रोल है, उनकी तबीयत के हवाले से वो सबसे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और वो सबसे उन्होंने जो इंगेज किया, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा कि ये रोल उस वक्त शुरू हुआ जब इंडिया से पाकिस्तान जंग जीता, जब पाकिस्तान की अहमियत बनी, जब अपने से 6 गुना बड़ी फौज को शिकस्त हुई है, जब जाकर पाकिस्तान की फौज, उसके सिपह सालार और पाकिस्तान का नाम दुनिया ने जानना पहचानना, उसको सीरियस लेना शुरू किया। और उसकी जो डिविडेंड है वो हमने देखा कि हम पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इसाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने मिलकर, और कुबरी कौम यकजा थी उनके पास और तमाम पार्टीज़ के लीडरान, हमने तीसरी जंग अजीम रुकवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें इसमें कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला इस कामयाबी को और जो है वो मुस्तहकम करे। एक बात है परेशान करती है मुझे, जो माहौल चुके नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, तो कहने में हिचकिचाहट होती है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे। एक बात परेशान करती है और वो कुरान की आयत है जिसमें मोमिनों को खुद मुखातिब करके कहा गया है कि मोमिनों, अगर तुम मोमिन हो तो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तो सूद का कारोबार, सूद का निज़ाम जो है वो छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। अब अगर ये किसी मौलवी की बात होती तो मैं इसको इग्नोर करता, मुझे इसकी अब मुझे ये हम जो है वो, अगर हमारा निज़ाम, हमें पता है सर हम एकदम इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा 80% कर्जा, सर 1 मिनट सर, 80% कर्जा लोकल है। मैं नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल स्विच ऑफ करें, लेकिन अल्लाह की इस बात को सामने रखकर हम कोशिश तो करें, हम कहीं बैठे तो सही, हम इसका रास्ता तो निकालें। मुझे खौफ आता है इस बात पे, मैं खौफजदा होता हूँ। ये जो अल्लाह ताला हम पर मेहरबानियां कर रहा है, ये इंडिया से जंग जीतना मिरेकल है। हमारा जो आज मुकाम है दुनिया में, वो मौजज़ा है, अल्लाह की मदद के बगैर ये हो नहीं सकती थी। ये रब अगर खुदा ना खास्ता कहीं नाराज हो गया
और हमें हमसे नाराज हो गया, हमें मौके देता चला जा रहा है। अगर ये हमसे नाराज हो गया, अल्लाह कह रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग बात रब ने किसी गुनाह पे नहीं की है। मेरे वजीर खजाना साहब यहाँ नहीं है, मैं उनसे बहुत माजरत से कहता हूँ ये बात, वो नाराज हो जाए। मैं नहीं कहता कि भाई अपना इंटरेस्ट एक दिन में बंद कर दो, लेकिन कहीं से बैठ के सोचना तो शुरू। अल्लाह कह रहा है कि अगर ये नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। क्या हम अल्लाह और रसूल के से जंग में हैं? मुझे इस बात का खौफ आता है। मैं पाकिस्तान के चलाने वाले सारे लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने से की कोशिश तो करें, कम से कम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।